का स्वागत है। आज हम एक ऐसी पहेली की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से आस्था, विज्ञान और इतिहास सबके बीच उलझी हुई है। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसे कुछ लोग आदम का पुल या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। बिल्कुल, ये भारत के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चट्टानों की एक श्रृंखला है। पर ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है, एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी। और आज हमारी पड़ताल का जो मुख्य सवाल है वो यही है, इस पुल को बनाया किसने? क्या ये किसी दिव्य शक्ति का काम था या फिर ये प्रकृति का एक करिश्मा है? हाँ, और ये सवाल हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। एक तरफ है रामायण की महाकथा और दूसरी तरफ है आधुनिक भूविज्ञान के ठोस तथ्य। और आज हम इस विषय को 3 नजरियों से देखेंगे। अच्छा। सबसे पहले हम रामायण की कहानी सुनेंगे, फिर हम विज्ञान के सबूत देखेंगे और आखिर में हम एक हाइब्रिड थ्योरी पर भी बात करेंगे जो शायद इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती है। बहुत दिलचस्प। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आस्था और पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। रामायण के अनुसार इस विशाल प्रोजेक्ट के पीछे कौन था? रामायण के अनुसार ये कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। इसे आप दिव्य इंजीनियरिंग कह सकते हैं। और इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे 2 भाई, नल और नील। नल और नील, ये नाम तो बहुत सुने हैं। कौन थे ये और इनमें ऐसी क्या खास बात थी? नल और नील वानर सेना का हिस्सा थे, लेकिन वो कोई आम सैनिक नहीं थे। उन्हें देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। अच्छा। और कहा जाता है कि उन्हें अपने पिता से इंजीनियरिंग का मतलब वास्तुकला का एक अद्भुत कौशल विरासत में मिला था। वो जानते थे कि चट्टानों को कैसे जोड़ना है, उनके साथ कैसे काम करना है। तो मतलब वो उस सेना के चीफ इंजीनियर थे। पर क्या सिर्फ 2 लोग इतना बड़ा पुल बना सकते थे? नहीं, वो अकेले नहीं थे। ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। हनुमान के नेतृत्व में पूरी वानर सेना इस काम में जुटी थी। पूरी सेना? हाँ, जरा सोचिए, लाखों वानरों की सेना पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर उखाड़ कर ला रही है, उन्हें समुद्र तट तक पहुंचा रही है। वो एक अविश्वसनीय नजारा रहा होगा। और इस सब के पीछे का मकसद क्या था? जाहिर है सिर्फ एक पुल बनाना तो नहीं रहा होगा। इसका मकसद बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये एक मिशन था। भगवान राम और उनकी सेना को समुद्र पार करके लंका तक पहुंचना था, ताकि वो रावण के चंगुल से सीता को छुड़ा सके। बिल्कुल, ये न्याय का और विजय का मार्ग था। ये तो हुई इसके बनने की वजह, लेकिन जो कहानी इसे सबसे ज्यादा चमत्कारी बनाती है वो है तैरने वाले पत्थरों की। वो क्या किस्सा है? यहीं पर कहानी आस्था और चमत्कार के क्षेत्र में आ जाती है। कथा के अनुसार जब वानर सेना ने पहली बार बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंके तो वो सीधे डूब गए। जाहिर है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। पुल बनाना लगभग असंभव लग रहा था। तो फिर इसका हल कैसे निकला? कहा जाता है कि इस मुश्किल को हल करने के लिए हर एक पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा गया। अच्छा। और उस नाम की दिव्य शक्ति से वो भारी भरकम पत्थर पानी पर तैरने लगे। और इसी चमत्कार की मदद से वो पुल बनाने में कामयाब हुए। कितना समय लगा था इसमें? रामायण के अनुसार इस विशाल सेना ने सिर्फ 5 दिनों में 5 दिन? हाँ, सिर्फ 5 दिनों में भारत से लंका तक का ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया था। 5 दिन? आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी ये लगभग नामुमकिन लगता है। ये कहानी वाकई आस्था की शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का एक अटूट हिस्सा है। तो ये कहानी तो वाकई कमाल की है, लेकिन जब हम इस आस्था को एक तरफ रखकर इसे सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना के तौर पर देखते हैं तो वैज्ञानिकों को क्या नजर आता है? जब विज्ञान इस पर नजर डालता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चमत्कार की जगह ले लेती हैं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। मतलब? ज्यादातर भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई मानव निर्मित पुल नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक संरचना है। प्राकृतिक? तो फिर ये इतनी सीधी रेखा में कैसे है? विज्ञान इसे क्या कहता है? वैज्ञानिक भाषा में इसे चूना पत्थर के शोल्स की एक श्रृंखला कहा जाता है। चूना पत्थर के शोल्स? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यह चूना पत्थर रेत और मूंगों की एक उतली पट्टी है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण हजारों वर्षों में धीरे धीरे हुआ। कैसे? समुद्र की तटीय धाराओं ने लगातार भारत और श्रीलंका के बीच रेत और गाद को जमा किया। यूं समझिए कि हजारों साल तक लहरें एक ही जगह पर रेत जमा करती रहीं और धीरे धीरे पानी के नीचे एक सैंड बार बनता चला गया। ठीक है, तो विज्ञान कहता है कि यह प्रकृति का काम है,
लेकिन उन तैरते हुए पत्थरों के बारे में क्या विज्ञान के पास उसका कोई जवाब है? हाँ, विज्ञान के पास इसका भी एक संभावित जवाब है और वो छिपा है ज्वालामुखियों में। ज्वालामुखियों में? एक खास तरह की ज्वालामुखी चट्टान होती है जिसे प्यूमिस कहते हैं। जब लावा बहुत ज्यादा गैस के साथ बाहर निकलता है तो ठंडा होने पर उसमें हवा के छोटे छोटे बुलबुले कैद हो जाते हैं। ये उसे इतना हल्का बना देते हैं कि वो पानी पर तैर सकती है। अच्छा, तो क्या राम सेतु के सारे पत्थर प्यूमिस है? क्या ये थ्योरी सब कुछ समझा देती है? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये सच है कि उस इलाके में प्यूमिस चट्टानें मिलती हैं, लेकिन सेतु में मौजूद सभी पत्थर प्यूमिस नहीं है। तो ये सिद्धांत पूरी कहानी नहीं समझाता। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम टाइमलाइन को देखते हैं। दोनों कहानियों के बीच समय का एक बहुत बड़ा टकराव है ना? बहुत बड़ा। भूवैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इस संरचना की उम्र पता लगाने की कोशिश की है और ज्यादातर अध्ययनों के अनुसार ये पुल लगभग 7000 साल पुराना है। 7000 साल? कुछ अनुमान इसे 18000 साल तक भी ले जाते हैं। लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान राम का जीवन काल तो त्रेता युग में था, जो लाखों साल पहले का माना जाता है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, पारंपरिक कालक्रम के हिसाब से ये बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि कुछ आधुनिक शोधकर्ता, जिन्हें खगोल पुरातत्वविद कहते हैं, एक बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण पेश करते हैं। खगोल पुरातत्वविद ये क्या करते हैं? वो प्राचीन ग्रंथों में बताए गए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और उनका तर्क है कि रामायण में बताई गई खगोलीय घटनाएं कंप्यूटर सिमुलेशन में लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व के समय से सटीक मेल खाते हैं। वाह, मतलब रामायण में लिखे ग्रहों की स्थिति आज के सॉफ्टवेयर से मेल खाती है। और वो समय भूवैज्ञानिकों के अनुमान के बहुत करीब है। बिल्कुल। ये टकराव को खत्म तो नहीं करता, लेकिन उस खाई को बहुत छोटा जरूर कर देता है। ठीक है, तो एक तरफ है चमत्कार और दूसरी तरफ है प्राकृतिक संरचना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सच इन दोनों के कहीं बीच में हो, कोई मिला जुला रास्ता? यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, जिसे हम हाइब्रिड थ्योरी कह सकते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि शायद दोनों कहानियां कुछ हद तक सही हैं। मतलब? हो सकता है कि पुल की नींव एक प्राकृतिक सैंडबार हो, जिसे बाद में प्राचीन काल में इंसानों ने मजबूत किया हो। ये एक दिलचस्प विचार है कि प्रकृति ने आधार दिया और फिर इंसानों ने उसे एक पुल में बदल दिया। इसका कोई सबूत है? कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। जैसे नासा के सैटेलाइट तस्वीरें वो पानी के नीचे द्वीपों की एक लगभग सीधी और अटूट श्रृंखला दिखाती हैं। लेकिन नासा ने तो ये भी कहा है कि सिर्फ तस्वीरों से ये साबित नहीं होता कि इसे इंसानों ने बनाया है। सही कहा, वो बस एक इशारा करता है, कुछ साबित नहीं करता। लेकिन इस हाइब्रिड सिद्धांत का सबसे मजबूत सबूत कहीं और से आया। कहां से? 2017 में साइंस चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री से। उनकी टीम ने भूवैज्ञानिकों के साथ मिलकर उस संरचना का विश्लेषण किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो बहुत चौंकाने वाला था। और वो क्या था? उन्होंने सेतु से पत्थर और उसके नीचे की रेत के सैंपल लिए। जब उन्होंने उनकी उम्र का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि रेत, मतलब जिस नींव पर पुल टिका है, वो लगभग 4000 साल पुरानी है। ठीक है, 4000 साल पुरानी रेत। लेकिन जब उन्होंने उस रेत के ऊपर रखी चट्टानों की उम्र जांची तो वे चट्टानें 7000 साल पुरानी निकली। एक सेकंड रुकिए, चट्टानें 7000 साल पुरानी, लेकिन जिस रेत पर वो रखी हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी। ये कैसे हो सकता है? यही तो वो सवाल है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये तो किसी इमारत का अपनी नींव से ज्यादा पुराना होने जैसा है। बिल्कुल। इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो 7000 साल पुरानी चट्टानें वहां प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुई, उन्हें कहीं और से लाया गया और उस 4000 साल पुराने सैंडबार के ऊपर जानबूझकर रखा गया है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो चलिए अब तक की इस चर्चा का सार निकालते हैं। जरूर। रामायण का दृष्टिकोण कहता है इसकी उत्पत्ति वानर निर्मित है, निर्माता नल और नील हैं और सामग्री है चमत्कारी पत्थर। विज्ञान का दृष्टिकोण कहता है इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक है, निर्माता समुद्री धाराएं हैं और सामग्री है चूना पत्थर और रेत। और हाइब्रिड सिद्धांत कहता है नींव प्राकृतिक है, लेकिन इसे प्राचीन इंजीनियरों ने संशोधित किया है और सबूत है नींव से भी पुरानी चट्टानें। और इसमें एक और जानकारी है जो इसे और भी वास्तविक बना देती है, वो ये कि ये पुल कभी इस्तेमाल भी होता था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ये पुल 1480 तक पैदल चलने लायक एक भूमि पुल था। मतलब आज से बस 500-600 साल पहले तक लोग इस पर चलकर भारत से श्रीलंका जा सकते थे। बिल्कुल। 1480 में एक भयंकर चक्रवात आया था जिसने इस पुल को काफी नुकसान पहुंचाया
और उसके बाद ये रास्ता समुद्र में डूब गया। तो ये कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, ये एक असली इस्तेमाल होने वाला रास्ता था। हाँ, ये इसे सिर्फ आस्था का विषय ना रखकर एक ऐतिहासिक वास्तविकता बना देता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये रहस्य आज भी कायम है। ये पुल प्राचीन इतिहास और आज की दुनिया के बीच एक शक्तिशाली प्रतीक है। सही कहा। विज्ञान ये तो बता सकता है कि क्या है चूना पत्थर रेत, लेकिन वो ये नहीं समझा पाता कि कैसे और क्यों ये रामायण के वर्णन से इतना सटीक मेल खाता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत सरकार इसकी उत्पत्ति की जांच के लिए पानी के नीचे पुरातात्विक अभियानों की योजना बना रही है। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। सोचिए, जब गोताखोर और वैज्ञानिक उपकरण लेकर पाक जलडमरू मध्य की गहराइयों में उतरेंगे तो उन्हें क्या मिल सकता है? क्या उन्हें ऐसे सबूत मिलेंगे जो पौराणिक कथाओं और भूविज्ञान के बीच की खाई को पाट देंगे, या वे इस रहस्य को और भी गहरा कर देंगे? इसका जवाब शायद भविष्य में ही छिपा है।